आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इससे सिर्फ 4 5th, ये थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ साथ चलता है। 4 चले मान लें, आपकी 6 भी मान लेते हैं, 5 या 4 मुल्क भारत से ज्यादा अमीर है। मलिक साहब, अच्छा, वो जो आपने ऑक्सीजन की बात की, मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। आज उन पे एक स्टडी आई है पाकिस्तान में, जो स्टील मिल की आप बात कर रहे हैं, 15 से ज्यादा उन्होंने इतनी खामियां निकाल दी। उन्होंने कहा ये नामुमकिन नहीं है, मगर बड़ा मुश्किल है ऑक्सीजन की वापस। हमने सिस्टम को तबह बर्बाद किया, निजाम सारा हमने खराब कर दिया। एक चलता हुआ प्लांट आपने बंद किया, शर्म ही नहीं आती? उसके बाद लक्ष्मी मित्तल कहते तो मैनू दो, ये तो सोने की चिड़िया है। लक्ष्मी मित्तल को ये खरीदने लगे, बेचने लगे थे, स्क्रैप करके लोया करके बेचने लगे थे। भट्टी साहब ये कहते हैं भुट्टो साहब ने बर्बाद दिया, ये कर दिया। आपने बनियाने, अंडे और मुर्गियां बनाने के अलावा इन्होंने इस मुल्क को इतना लूटा कि गिद्दे खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको गिद्द नहीं नजर आएगी, चंद गंदे इस लोगों ने। मैं हर एक को नहीं कह रहा, अच्छे लोग हर फील्ड में है। भारत और हमारे मसाइल देखें तो उसके अपने हैं, हमारे अपने हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हालात हैं वो ये है कि भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका, हम 1% को भी नहीं लगा सके, और हुकूमत ने आज तक वैक्सीन खरीदी ही नहीं है। जबकि फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं हमने 3 करोड़ वैक्सीन के लिए मुआहदे कर लिए हैं और 3 कंपनियों से किए हैं, तो आने वाले दिनों में वो आ भी जाएगी। तो बाबर साहब, आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए इंतजाम आपको होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मेरी एक दोस्त से आज बात हो रही थी लाहौर में, वो बता रहे थे कि कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई ऑक्सीजन का बेड हो, ये वेंटिलेटर हो, इस वक्त सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। उसामा साहब, सूरत हाल तो यही है कि लाहौर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जहां पर 8% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़ी देर होगी आपसे बात नहीं हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका बहादुर जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स इंडिया, साउथ एशिया और इंटरनल भी आपको पता है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में। मैं फॉरेन पॉलिसी पे तो बात पे आता हूं, और जो इंडिया पाकिस्तान पे अमेरिका कैसे देख रहा है, पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तारड़ साहब के ये जो नए मिलिटेंट्स पाकिस्तान में इमर्ज हुए हैं, हाउ डज वॉशिंगटन सी दिस? और आप क्योंकि घूमते फिरते हैं पॉलिसी सर्कल्स में भी, अपने मुआशरे के साथ भी आपका कनेक्शन है, आपने देखा किस तरह पाकिस्तान में हालात बेहतर थे फिर खराब हुए, और ये एक तरफ हम इनको दहशतगर्द करार देते हैं, बैन करते हैं, दूसरे दिन जो है इनको इजाजत दे देते हैं, सियासी जमात कहते हैं। सो हाउ डू यू ऑल सी दिस सर? देखिए, इसमें मैं आपको 2 इसमें अपने आइडियाज दूंगा, एक एज एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू और एज एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक और मजाक है जिसको बड़ा पुअरली हैंडल किया गया। एक मजहबी जमात जो कि बाद में सियासी जमात बनी, पहले उसके बारे में कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट की वो फेवरेट जमात है, फेवरेट एक ग्रुप ऑफ मुसलमान है, जिस तरह रिजवी साहब ऊपर के सामने आए बड़े शॉर्ट पीरियड में मुमताज कादरी साहब के बाद। तो एक तो उनको मिस हैंडल किया गया, कभी लिफाफे देते दिखाया गया, कभी फिर उसके बाद ये भी एक अजीब सा तासर दिया गया। लेकिन उसमें जो मेरा इमरान खान साहब के हवाले से, इन्होंने पहले तो उनके साथ मुआहदे किए। अगर आप उनको मुआहदों को आप उन पे फुलफिल नहीं कर सकते तो आपको साइन करने की क्या जरूरत थी? एक तो वो मिस हैंडल पहले शाह साहब ने किया, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब ने किया, अब तीसरा मुआहदा फिर कर लिया उनसे। एक तो ये गलती, फिर उसके बाद ये था कि उन्हें भाग के आपने उन पर पाबंदी लगा दी। एक तो रिजवी साहब की गलती मैं समझता था कि वो एक मजहबी जमात थे, उनको सियासत में आने की जरूरत नहीं थी, नहीं आना चाहिए था, चले वो आ गए। फिर उसके बाद ये था कि इनको जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने उस पर दहशतगर्दी और पाबंदी क्यों लगाई? वो भी आशिक रसूल था, मैं भी आशिक रसूल हूं, चीमा साहब आप भी आशिक रसूल हैं, हर मुसलमान आशिक रसूल है। एक आशिक रसूल दूसरे आशिक रसूल को मार रहा है। देखें कि फ्रांस में अभी तक आपका पाकिस्तानी एम्बेसडर कोई नहीं है। एम्बेसडर क्या होता है? आपके अवाम का एक नुमाइंदा होता है, आपके जज्बात की अक्कासी करता है वहां पे। आप चले, एक तो ये मसला मिस हैंडल, आपने कौन सा मसला अच्छे तरीके से हैंडल किया है? आपके आटे के डाके हैं, चीनी के डाके हैं, आपके कई और चीजें हैं। मेरा मकसद एक चीज नहीं है, ब्लंडर पे ब्लंडर है। एक तो ये मिस हैंडल। अब अमेरिका इसको किस नजर से देखता है?
आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज साफ होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे यह बताएं आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे यह बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा खुदा रहा, आपके पास सिर्फ एक मैंडेट था करप्शन को रोकने का, वो आप रोक नहीं सके।